अब हम वर्क करेंगे स्ट्रैटेजीज पे कि कैसे पता चलेगा कि कोई आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है या कैसे पता चलेगा कि इस आर्गुमेंट को मुझे वीक की कैटेगरी में डालना है। क्या इंडिया को ब्रिक्स समिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए? तो जो भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं कंटेस्टेंट, क्या उनके लिए अपर एज लिमिट सेट कर देनी चाहिए? उन लोगों का कंटेंट इस लायक ही नहीं है कि उसको पब्लिश करना चाहिए। सिर्फ वेल डिजर्विंग ऑथर जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है उन्हीं के आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहिए, उन्हीं की नॉवेल्स और बुक्स को पब्लिश करना चाहिए। सैनिटेशन और अमेनिटीज को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज को लेके गवर्नमेंट ऐसे 5 ईयर प्लान डिवाइस करती रहती है और उन पे एक्शन भी लेती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैटवाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज है हमारा नेक्सस 2.0 बैच का लेक्चर नंबर 3 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको आपके क्लैट एग्जाम्स में, आपके ओलेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपके साथ होता यह है कि आपको सपोजिडली एक प्रॉब्लम गिवन होती है या कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन होता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस में 2 आर्ग्यूमेंट्स गिवन होते हैं। ऑप्शन चॉइसेस में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करते हैं। क्वेश्चन समवेयर लुक्स लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेटमेंट इज देयर दैट इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। जैसे यहां पे पूछा जा रहा है कि शुड वर्ड्स लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एसेंशियली अपीयर ऑन द सिगरेट पैकेजेस। तो जितने भी सिगरेट के पैक्स होते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये वाली हेल्थ वार्निंग क्या वहां पर पैक्स पर प्रिंटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक ऑप्शन कह रहा है हाँ ये होनी चाहिए, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ एक ब्रेन वॉश की तरह काम करती है स्मोकर्स के लिए व्हेन दे आर इनहेलिंग द पॉइजनस स्टफ। सेकंड बोल रहा है नहीं, ऐसा वार्निंग नहीं प्रिंटेड होना चाहिए क्योंकि इट्स एक्चुअली हैम्परिंग द एंजॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग। क्वेश्चन आपसे अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं कि सपोज कि आर्ग्यूमेंट 1 क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ऑप्शन ए के हिसाब से, ऑप्शन बी कहेगा आर्ग्यूमेंट 2 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ऑप्शन 3 आपको कह सकता है कि दोनों आर्ग्यूमेंट बढ़िया वाले स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और ऐसा हो सकता है ऑप्शन डी बोलेगा कि दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो नाइदर ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे में आपसे वीक के सेंस में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है क्या आर्ग्यूमेंट 1 वीक है, क्या आर्ग्यूमेंट 2 वीक है, क्या दोनों वीक है, या दोनों ही वीक आर्ग्यूमेंट्स में नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझेंगे कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ढूंढना है या वीक आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब हम वर्क करेंगे स्ट्रैटेजीज पे कि कैसे पता चलेगा कि कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या कैसे पता चलेगा कि इस आर्ग्यूमेंट को मुझे वीक की कैटेगरी में डालना है। तो इसके लिए आएंगी टेक्निक्स जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में डालने से पहले आपको यह देखना है कि वो आर्ग्यूमेंट एक प्रोबेबल आर्ग्यूमेंट हो, वो लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे। नंबर 1, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए मेन क्वेश्चन से। अगर आर्ग्यूमेंट अलग ही टेंजेंट पे बात कर रहा है जो रिलेटेड भी नहीं है, कनेक्टिविटी कॉर्ड भी नहीं है उसकी मेन क्वेश्चन से, तो वो आर्ग्यूमेंट कभी भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं होता। आर्ग्यूमेंट का मतलब है यू आर बेसिकली आर्ग्यूइंग, और आर्ग्यू अगर आप तर्क पे करोगे, लॉजिक के ऊपर आर्ग्यू करोगे, तो ही वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन सकता है। तो डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एक प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। मतलब अगर वो आर्ग्यूमेंट बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट है तो उस केस में वो अचीवेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो अटेनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वो आर्ग्यूमेंट आपका प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो वीक की कैटेगरी में जाएगा, ना कि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही वो प्रोपोर्शनेट भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब है जितना स्टेटमेंट का मैग्नीट्यूड है, जितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर लिमिट बात नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा अंडर लिमिट पे बात नहीं करना चाहिए। तो जब भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आप चेक करेंगे, ये पॉइंटर्स जरूर चेक करेंगे, तभी उस आर्ग्यूमेंट को आप स्ट्रॉन्ग के बाइफिकेशन में डालेंगे। नेक्स्ट कम्स योर वीक आर्ग्यूमेंट। तो वीक आर्ग्यूमेंट, जैसा कि स्ट्रॉन्ग हमने बात कर ली ऑलरेडी, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। इस केस में वो स्ट्रॉन्ग बनता है, दैट इज प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग वाई इन इट। इसको पिक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिख जाएगा इन द एविडेंसेस। वीक आर्ग्यूमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कब कब एक आर्ग्यूमेंट को आप वीक मानेंगे? नंबर 1, वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होना चाहिए। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नोशन पे बात नहीं करता होना चाहिए, बहुत ही वेग होना चाहिए।
नंबर 2, ये आर्ग्यूमेंट एम्बिग्यूअस हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा एम्बिग्यूअस है, बहुत ज्यादा वेग है, बहुत ज्यादा घुमावदार बातें कर रहा है, बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहा है, तो ये आपका वेग आर्ग्यूमेंट में जाएगा। नंबर 3, अनरिलेटेड टू द मेन क्वेश्चन। ये आर्ग्यूमेंट अगर रिलेट भी नहीं कर रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका मेन स्टेटमेंट से, तो डेफिनेटली ये आपका वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में होगा। नेक्स्ट इज अनफेयर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सिंपल, जिसमें आप किसी से सेम रिलेशन को पैरेललाइज करते हो। सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हम बोलते हैं ग्रीन इज टू ग्रास एज ब्लू इज टू स्काई। तो आपने समझा कि ग्रीन और ग्रास के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कलर का है, तो सेम रिलेशनशिप आपने अप्लाई करा ब्लू और स्काई के बीच में। तो जहां पर अनफेयर होगा, ये तो हुआ एनालॉजी, जहां पर अनफेयर एनालॉजी होगी, जहां पर एनालॉजी को फेयर तरीके से नहीं, यहां पर आई वुड से फेयर तरीके से नहीं अप्लाई किया जाएगा, तो वो आपका अनफेयर एनालॉजी के सिनेरियो में जाएगा। सिंपल एग्जांपल, आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स समिट का मेंबर नेशन है। तो सपोज की क्वेश्चन कहता है कि क्या इंडिया को ब्रिक्स समिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए। एक ऑप्शन जो कहता है कि हाँ कर लेना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन भी विड्रॉ कर चुका है। तो ये अनफेयर एनालॉजी है क्योंकि कोई रीजन नहीं दे रहा ब्रिटेन के विड्रॉल के, तो हम क्यों ब्रिटेन की तरफ भेड़ चाल पे जाएं, क्योंकि ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया है तो हम भी विड्रॉ कर लें। तो ये अनफेयर एनालॉजी है, तो ये वीक आर्ग्यूमेंट होगा। सपोजिटली इसी में लिखा होता कि नहीं, इंडिया को विड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी नेशंस अभी भी इसके मेंबर हैं। ये भी अनफेयर एनालॉजी है क्योंकि अभी तक बाकी नेशंस के मेंबर होने का लेजिट रीजन नहीं दिया। क्या पता इंडिया के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो, क्या पता कोई और प्रॉब्लम आ रही हो जिस वजह से विड्रॉ करना ज्यादा बेहतर डिसीजन हो सकता है। तो जब भी आप एनालॉजी को ऐसे अनफेयर तरह से फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। So always keep in mind whenever you are dealing with such questions कि strong argument के क्या क्या pointers हैं, तब आप उसको strong में रखेंगे, और weak argument के ये सब pointers हैं, तब आप उसको weak argument में रखेंगे। Now coming back to the question, जैसे यहाँ लिखा भी है even, illogical होना चाहिए, impractical होना चाहिए, बिल्कुल irrelevant होना चाहिए, तो वो आपका weak argument में होगा। अगर वो बिल्कुल ही एम्बिग्यूअस है या सुपरफ्लुअस का मतलब है बहुत ही एक्स्ट्रा नोशन पे बात कर रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर रहा है जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो भी आपका वीक आर्ग्यूमेंट में होगा। इसका ये वाला एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहां पर ये बोलता है हाँ, अगर हम ऐसी वार्निंग्स लगाते हैं तो ये ब्रेन वॉश का काम करती है उन सभी स्मोकर्स के लिए। उनको समझ में आता है कि हम जो इनहेल कर रहे हैं वो एक एक्चुअली पॉइजनस स्टफ है। तो यहां पर वैलिड रीजन भी है, तो यस, दिस आर्ग्यूमेंट इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकंड कहता है नहीं यार, ऐसी लेबलिंग मत करो क्योंकि इससे ना स्मोकर्स का ना इंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। तो इंजॉयमेंट पे बात कर रहा है, बहुत ही वेग रीजनिंग दे रहा है, तो ये आपका यहां पर वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। मूविंग अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। शुड इंडिया encourage sports when most things are insufficient for internal use itself? क्या इंडिया को एनकरेज करना चाहिए एक्सपोर्ट्स के लिए जब मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज इटसेल्फ? काफी चीजें जब इंडिया के खुद की चीजों के लिए काफी सारी चीजें इनसफिशिएंट पड़ रही हैं इंटरनल यूज के लिए, तो क्या उस केस में एक्सपोर्ट्स पे एनकरेजमेंट करना चाहिए? तो यहां पर फर्स्ट कहते हैं हाँ करना चाहिए, वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स। तो इसने कहा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हम इंपोर्ट करते हैं हमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए करेंसी चाहिए होती है, और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अपने पास आएगी। तो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी दे रहा है, समवेयर इट इज डेफिनेटली वैलिड एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकंड कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, इवन सेलेक्टिव एनकरेजमेंट, अगर आप थोड़ा सा भी एनकरेज करोगे एक्सपोर्ट्स को, उस वजह से अपने यहाँ पे शॉर्टेज हो सकती है। तो इन्होंने बोला क्या इंडिया को एक्सपोर्ट एनकरेज करना चाहिए जब अपनी बहुत सारी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इनसफिशिएंट, अभी अपने खुद के होमलैंड पर चीजें इनसफिशिएंट हो रही है इंटरनल यूज के लिए, वहां पर कमी पड़ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा एनकरेज भी करोगे तो अपने होमलैंड पर दिक्कत हो सकती है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी हो सकती है। तो सेकंड भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अब ये नहीं सोचना कि येस वाले ही वैलिड होंगे, नो वाले सारे इनवैलिड होंगे, ऐसा नहीं है। येस वाले भी स्ट्रांग हो सकते हैं, नो वाले भी स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि ये नो के साथ एक अपना वैलिड रीजन लेके आ रहा है
कि अगर ऐसा करोगे तो इंटरनल शॉर्टेजेस हो सकती हैं। तो क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, इस केस में आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। तो ये तीनों आपके गलत आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे। मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन, should there be an upper age limit of 65 years for contesting parliamentary and legislative assembly elections? तो जो भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं कंटेस्टेंट, क्या उनके लिए अपर एज लिमिट सेट कर देनी चाहिए? दैट इज कि वो मैक्सिमम 65 के होने चाहिए। अगर कोई 66 ईयर्स का है, 67 ईयर्स का है, तो उस कैंडिडेट को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो क्या 65 ईयर्स की अपर एज लिमिट सेट कर देनी चाहिए इलेक्शंस के लिए? फर्स्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल सेट कर दो यार, क्योंकि जनरली 65 अबव के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में अपना डायनेमिज्म खो चुके होते हैं, अपनी विल पावर खो चुके होते हैं, अपना जील खो चुके होते हैं। तो ये वाले लोग शायद अनिल कपूर से आज तक नहीं मिले, और ये सिर्फ कुछ लोगों का सोच के कैटेगराइज कर रहे हैं कि हाँ यार हर बंदा जो 65 से ऊपर का है वो लाइफ जीने का डायनेमिज्म खो चुका होता है, विल पावर खो चुका होता है, तो ऐसे लोग यहाँ पर कैंडिडेट बनने के लायक नहीं है। तो ये आपका एम्बिग्यूअस आर्ग्यूमेंट है, तो ये वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। सेकंड कह रहा है नहीं, ऐसा अपर एज लिमिट सेट मत करो, क्योंकि लाइफ स्पैन इज सो इंक्रीज, क्योंकि लाइफ स्पैन इतना बढ़ चुका है, लोग आजकल 80-80 90-90 तक जी रहे हैं, तो इसलिए, और उसी टाइम पे लोग फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगेन ये ऑप्शन भी वीक है, क्योंकि ये अगेन सर्टेन लोगों को कंसिडर कर रहा है, सिर्फ उन लोगों को कंसिडर कर रहा है जो 80 तक बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव है, मेंटली एक्टिव है, लेकिन सब लोग इस टाइप तक एक्टिव नहीं भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 80 तक फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं होते। तो ये सिर्फ एक्टिव वालों को कंसिडर कर रहा है और फर्स्ट वाला सिर्फ इनएक्टिव वालों को कंसिडर कर रहा है। तो दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू हो गए, तो ये भी आपका वीक आर्ग्यूमेंट में जाएगा। और क्योंकि दोनों आर्ग्यूमेंट वीक हैं, हमसे पूछा गया था स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, नाइदर ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, therefore C will be the correct option choice। बाकी के आपके गलत आंसर्स में जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, should new big industries be started in Mumbai? तो मुंबई में नई नई बिग इंडस्ट्रीज को क्या सेटअप करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट कहते हैं हाँ यार बिल्कुल करो, क्योंकि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी बॉम्बे के अंदर, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल वैलिड रीजन है, वैलिड पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। सेकंड कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, बॉम्बे में इतनी सारी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा सेटअप मत करो, क्योंकि इससे बॉम्बे में और ज्यादा पोल्यूशन होगा, इट विल एड ऑन टू द क्लाइमेटिक चेंज इन द सिटी। एंड दिस इज ऑल्सो अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि यार इस बात में भी पॉइंट है कि यार पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में जा रहा है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, other options will be the eliminators in this question. Next question, क्या हाई चिमनीज को इंस्टॉल करना चाहिए इंडस्ट्रीज में? हाई चिमनीज होती हैं जो काफी हाइट तक जाती हैं, जो अपर एटमॉस्फेयर में सारा जितना भी स्मॉग होता है वो वहां पर फैला देती हैं। तो क्या हाई चिमनीज को इंस्टॉल करना चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर? फर्स्ट कहते हैं हाँ जी बिल्कुल करो यार, क्योंकि इससे ग्राउंड लेवल का पोल्यूशन कम होगा। बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ग्राउंड लेवल पोल्यूशन बिल्कुल कम होगा, वो बहुत ज्यादा नीड ऑफ द आवर है। सेकंड कहता है नहीं, हाई चिमनीज को मत इंस्टॉल करो, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ जाएगा आपका अपर एटमॉस्फेयर में, जो स्ट्रेटोस्फेयर है या जो आपकी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और ज्यादा हो जाएगा। तो हाई चिमनीज को इंस्टॉल करके ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में भी तो दिक्कत आएगी। तो ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है और वो भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट क्योंकि अगेन स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, henceforth डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शंस यहां पर गलत ऑप्शंस में होंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, डज इंडिया नीड सो मेनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट? ये जो 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, पूरा स्ट्रेटेजिक गोल सेट करते हैं, प्रॉपर डिवाइस करते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम लोग इंडिया में प्लानिंग लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेके आएंगे, रोड्स डेवलपमेंट लेके आएंगे, सैनिटेशन और अमेनिटीज को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज को लेके गवर्नमेंट ऐसे 5 ईयर प्लान डिवाइस करती रहती है और उन पर एक्शन भी लेती है। तो क्या इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ऐसे सो मेनी प्लान्स की रिक्वायरमेंट है? काफी ज्यादा प्लान्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी रिक्वायरमेंट है, नथिंग कैन बी अचीव विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। बिल्कुल ठीक है, प्लान नहीं करोगे तो एक्शन कैसे लोगे? तो प्लानिंग का तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट।
सेकंड कहता है नहीं नहीं, ऐसे प्लान्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टू मच टाइम मनी एनर्जी इज वेस्टेड ऑन प्लानिंग। ये कह रहा है कि वेस्ट जा रही है, मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि अल्टीमेटली वेस्ट हो रहा है, कोई भी डेवलपमेंट होना ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही होता तो आज तक इंडिया इस स्ट्रैटेजी पे क्यों बिलीव करती है 5 ईयर प्लान को डिवाइस करने में, अगर पता है कि पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है, रिसोर्सेज की बर्बादी है। तो यहां पर ये आर्ग्यूमेंट आपका वीक आर्ग्यूमेंट है, सिर्फ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस, जो कहता है आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, रिमेनिंग ऑप्शंस विल बी द क्लियर एलिमिनेटर्स। नेक्स्ट, शुड आर्टिकल्स ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू पब्लिश? तो जो भी ऑथर्स डिजर्विंग है, डिजर्विंग का मतलब है जो टॉप नॉच ऑथर्स हैं, क्या सिर्फ उनकी बुक्स को पब्लिश करना चाहिए? का मतलब है कि जो भी सपोज कि कोई बिगिनर है, कोई भी एमेच्योर्स हैं, कोई भी न्यू ऑथर्स हैं, क्या उन लोगों का कंटेंट, क्योंकि वो अभी तक बिगिनिंग लेवल पर हैं, क्या उन लोगों का कंटेंट इस लायक ही नहीं है कि उसको पब्लिश करना चाहिए? सिर्फ वेल डिजर्विंग ऑथर्स जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है उन्हीं के आर्टिकल्स को पब्लिश करना चाहिए, उन्हीं की नॉवेल्स और बुक्स को पब्लिश करना चाहिए? फर्स्ट कहते हैं हाँ, सिर्फ उन्हीं की बुक्स को पब्लिश करना चाहिए क्योंकि इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर, इससे बहुत सारे पेपर की बचाव हो सकता है इन अ शॉर्ट सप्लाई विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो ये बहुत ही वेग, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल रीजन दे रहा है कि इससे पेपर बच जाएगा। मतलब यार जो कला है इंसान की, जो उसका एप्टीट्यूड है, वहां मत जाओ, क्या पता कोई बिगनर इतना अच्छा निकले फ्यूचर में, लेकिन जब तक पब्लिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? ये सिर्फ पेपर के सेंस में बोल रहा है। आप ये सोचेंगे एनवायरमेंटल पॉइंट पे बोल रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेग पॉइंट है क्योंकि पेपर तो यार आप इधर भी बचा सकते हो, वहां पर भी फिर आप किंडल में डाल दो बुक्स को। तो ये आपका वीक आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग। बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ये कह रहा है कि यार ये बाइफिकेट करना, ये डिफरेंस क्रिएट करना कि अच्छा ये वाले तो डिजर्विंग है इनकी पब्लिश कर दो, ये वाले डिजर्विंग नहीं है इनकी पब्लिश मत करो, ये डिफरेंस करना इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई ये बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस और रिमेनिंग आपके इनकरेक्ट आंसर्स में जाएंगे। सो टुडे वी हैव डिस्कस स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। हम लोगों ने पढ़ी है स्ट्रैटेजीज कि जब कभी भी आप आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनाएंगे तो जो पॉइंटर्स हमने डिस्कस करे हैं उन पे खास ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप उस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में डालेंगे। सिमिलरली जब जब आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये आर्ग्यूमेंट वीक आर्ग्यूमेंट है या ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इन पॉइंटर्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आप उस आर्ग्यूमेंट को वीक आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में डाल पाएं। ऑलवेज पे क्लोज अटेंशन। और इसी टाइप के क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने कहा, आपके क्लैट और साथ साथ आपके ओलेट एग्जाम्स में भी आपसे स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आज के लेक्चर पर बेस्ड जो डीपीपी आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेगी आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक आपका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेक्चर सब लोग देखते हैं लेकिन उसके बाद उसकी रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहनी है। अगले सेशन में आप लोगों से मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग हार्डर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।